हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों फिर हम लेके आए हैं बीपीएससी टीयर 3 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर में आपने टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 अभी जो कैंसिल हुआ है, इसमें किस तरह के पेपर थे, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, उसी के आधार पे ये हमारी आज की पीडीएफ है जो आज हम सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हम सिर्फ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, बाकी के इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें बताना है 60 से लेकर के 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर के 100 तक के बीच तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब देखते हैं 60 के बाद कितना 61 आता है। तो 61 अभाज्य है, 62, 63, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 79, 83 है, 89 है और 97 है। तो टोटल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। 1 से लेकर के 9 तक के संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि n संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। तो n संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या फार्मूला होता है। हमारा फार्मूला होता है n+1 n+1 फिर 2n+1 अपॉन 6। तो बस अब इसी फार्मूले में रख देना है और सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा n की जगह 9 है, 9 तक है, तो यहाँ पे 9 + 1 और यहाँ पे 2 × 9 + 1 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 1 = 10 हो जाएगा। तो 9 × 1 = 10 हो जाएगा और फिर 9 × 10 और दूसरे में आएगा पहले 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। तो 19/6 हो जाएगा हमारा। अब इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 285 आएगा। तो आंसर कितना आया, 285। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी। आवर्ती दशमलव यानी कि जब आप इन सब का भाग करेंगे तो वो कटेगा नहीं, वो दशमलव के बाद भी एकदम चलता चला जाएगा, रिपीट नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी जो 7/56 है ये कट जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। आगे है, 24, 60 और 90 का मशक कितना होता है। तो 24 का, 60 का और 90 का मस जो है आप लोग निकाल लीजिएगा और इसका आंसर जो आएगा वो आंसर 6 होगा। इन दोनों में कॉमन जो मस आएगा वो 6 रहेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 16 है, उनका अंतर भी 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली ऑप्शन जो दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, 80 में से 64 घटाएंगे तो 16 तो आएगा, लेकिन इन सब में HCF जो निकालेंगे तो 16 नहीं आएगा। जैसे 64 है तो 64 को हम कर सकते हैं ना, 8 8 64 यानी 8 और 8 8 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। फिर 8 को भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो जब 8 को ब्रेक करेंगे तो 4 दूनी 8 भी कर सकते हैं। तब 8 को हम लोग 2 और 4 के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, फिर 2 और 4 के फॉर्म में ब्रेक कर दिए। उसके बाद कितना है, 64 हो गया, ये तो 80 है। इसको 10 यानी 5 × 2, 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो 4 कॉमन आ रहा है और ये 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद ये 2, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 आ रहा है। तो ये तो ठीक है। अच्छा, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। तो 88 में से 62 माइनस करेंगे तो 16 तो आएगा। अब 88 का वो करते हैं, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 11 × 8 हो जाएगा। और 72 का तो 8
9 गुणे 8 हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 8 ही कॉमन आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसी तरह से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 64 और 80 हैं जिनका एचसीएफ भी 16 होगा और अंतर भी 16 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है तो 1500 बचता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो अब इसमें देखते हैं कि संटी जो है पहले कितना वो खर्च कर रहा है, अपने मासिक वेतन का वो कितना खर्च कर रहा है। मान लेते हैं उसका मासिक वेतन जो है, उसका वेतन जो है महीने का वो x रुपये है, ठीक। और वो खर्च कितना कर रहा है, 50% भोजन पे कर 50% भोजन पे कर रहा है, 20% किराए पे। तो ये हो गया 70% वो अपना खर्च कर दे रहा है किराए पे, मतलब खर्च कर दे रहा है। और सेव कितना कर रहा है, तो अब चूँकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो ये जो उसका वेतन है ये भी तो 100% ही होगा। तो जब ये वेतन 100% है जिसमें 70 ख़त्म कर दे रहा है तो कितना परसेंट बच रहा है, 30% बच रहा है। तो 30% का कितना दे रहा है, 30% का दे रहा है 1500 बचा रहा है, यानी 30% बराबर 1500 है। तो अब हम निकाल लेंगे कि उसका टोटल कितना हो रहा है। तो टोटल जो अमाउंट है वो हमने 100 माना है, x माना है, तो x हो गया। तो x का कितना बचा रहा है, x का जो है कितना 3/100 बराबर 1500 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, ये 500 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5000 हो जाएगा। यहाँ पे 30% बचा है तो 1 0 और कट जाएगा। यहाँ पे 30% है ना, क्योंकि 70 तो ख़त्म कर रहा है, 30 ही बच रहा है। तो 30 से तो 3 दाह में 30, तो 1 0 बच रहा है, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे तो यही 5000 आएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको करने के लिए एक फार्मूला होता है कि प्रतिशत वृद्धि में जब चेंज आती है किसी भी चीज़ में तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। अब बस आपको इसी फार्मूले पे इसको पुट कर देना है और आगे सॉल्व कर देना है। तो अब देखिए हम इसको पुट करते हैं तो वृद्धि मान लीजिए x बराबर, उसकी लेंथ जो है हम x मान ले रहे हैं, x बराबर 8 हो जा रहा है और उसकी y बराबर 12 मान ले रहे हैं। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 + 12 + 8 गुणे 12/100 हो जाएगा। अब इसको 8 और 12 को जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 1 1 2 20 प्लस, अब इसको काट दीजिए। इसको जब काटेंगे तो इसको काटिए 2 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, ये 8 8 और 8 3 24 बटे की 25 आ गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो अब इसका 25 × 20 + 24 इस तरह से आ जाएगा। अब 20 + 24 जब आ जाएगा तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 20.96% आएगा। ये ऑप्शन हमारा बी ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 20.86% आएगा। चूँकि ये 6 है तो इस वजह से ये 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 8 जो है, 1 मिनट बताते हैं क्या है। क्वेश्चन 8 है, यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8000 में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है जिसको 25% लाभ पे बेच रहे हैं तो 8000 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ बताना है कि कितने रुपए का लाभ होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, जितना उसका जो विक्रय मूल्य है वो लिखेंगे। विक्रय मूल्य है इसका 8000 गुणे कितने % का लाभ हो रहा है,
25% का 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि पहले जो वस्तु रही होगी वो 100% रही होगी, उसमें फिर 25% जोड़ देंगे तो ये 125 हो जाएगी। और कितने में हो रही है तो 100 में हो रही है। तो बस अब इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई 125 में कर देंगे तो करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 6400। जब 6400 ये हो गया क्रय मूल्य। अब हमसे पूछ रहा है लाभ, तो अब 8000 में से जो विक्रय मूल्य है उसमें से इसको जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अब हमारा क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे तो 2 जीरो ऐसे हो जाएंगे, नहीं 1 जीरो होगा यहाँ पे, 2 जीरो, हाँ 2 जीरो हो गया। और ये 10 में से 4 गया 6 बच गया, और यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, यानी 1600 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपये बचाए। यदि वो 45 रुपये खर्च करता है तो वह कितना बचाएगा। तो पहले तो आप ये देखिए कि उस व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं। व्यक्ति के पास कुल पैसे कितने पैसे हैं, 45 रुपये तो उसने खर्च किया है और 5 रुपये उसने सेव किया है, तो 45 प्लस 5 यानी 50 रुपये। उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, उसके पास पूरे 50 रुपये हैं। तो अब 50 रुपये में उसने खर्च कितना किया है, तो 50 रुपये में जो है उसने 45 खर्च किया है, तो ये हो गया उसका 50 रुपया। इसमें से खर्च उसने कितना किया है, 45 किया है, तो कितना बचा, यानी 5 रुपये बचा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख देते हैं, इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। तो उसने 5 रुपये जो है अपने सेव किए, और हमको परसेंटेज पूछा है तो ये हो गया। अब इसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी उसने कितना जो है सेव किया, तो उसने 10% सेव किया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26/21, 24/9, रेशियो के, रेशियो 14/13 में के का मान ज्ञात करना है। अब इसमें हमको के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य पद जो होते हैं दोनों के बाह्य पद का बराबर होते हैं अंतःपद के गुणनफल के। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। बाह्य पद लेते हैं इसका, 26/21 गुणे 24/9, सॉरी 24 नहीं, बाह्य पद इसका 14 हो जाएगा, 14/13 बराबर हो जाएगा 24/9 गुणे के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26, ये 2 बार में कटेगा, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 तिरिक 21। अब यहाँ पे 2 और ये 2, 2 दूनी 4, तो इन दोनों को पहले लिख लेते हैं, ईजी रहेगा। 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है, 4/3 बराबर 24/9 गुणे के। अब इसको 4 से 4 5 20, 4 6 24, 3 तिरिक 9, अब ये 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, यानी के बराबर क्या आ जाएगा, तो के बराबर इधर 1 आया है, इधर 2 आया है, तो के बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी और एच एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि एच अकेला इसे 50 दिन में कर सकता है, तब जी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो जी प्लस एच दोनों मिल करके कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। उसके बाद बात करें, अगर थोड़ा स्पेस की कमी है तो हम इसे इरेज करके और पास में लिखते हैं। जी प्लस एच दोनों मिल के कितने दिन में, 30 दिन में कर रहे हैं, और वहीं पे सिर्फ एच जो है अकेले 50 दिन में कर रहा है। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 150, 150 आ गया। तो अब इसको 3 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और इसको जब काटेंगे तो 5 15 3 बार जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दिन है, ये उनकी क्षमता है, ये टोटल कार्य हो गया 150 और उनकी क्षमता हो गई। तो जी प्लस एच मिल करके 5 काम कर रहे हैं,
काम का 5 मतलब कर रहे हैं और H जो है 3 कर रहा है, तो सिर्फ G कितना कर रहा है, तो 5 में से 3 घटा देंगे। तो जब 5 में से 3 घटाएंगे तो G बराबर आ जाएगा 2। तो G कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। तो जब G 2 कर रहा है तो 150 काम वो कितने दिन में करेगा। तो ये फार्मूला होता है कार्य बराबर क्षमता गुणे टाइम, समय। तो यहाँ पे हमसे समय पूछ रहा है, तो कार्य 150 है 150 और उसकी क्षमता 2 है, तो अब 2 से इसको काट देंगे। तो 2 7 14, 2 5 10, कितना आएगा 75। तो कितने दिन में कर पाएगा, तो 75 दिन में कर पाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, 40 लोग उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो जब यहाँ पे इसे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ दिया है कि 30 लोग M1 D1, तो हम मान लेते हैं जो 30 लोग हैं तो M1 लोग हैं और D1 दिन में कार्य करते हैं। तो M1 D1 ये फार्मूला होता है इक्वल टू M2 D2। तो M1 यानी 30 लोग कितने दिन में कार्य करते हैं, 12 दिन में कार्य करते हैं। और कितने लोगों को पूछ रहा है, 40 लोग, और कितने दिन में काम करेंगे। तो मान लो कि x दिन में काम करेंगे, तो अब हमको x की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 गुणे 12 बटे के 40 कर देंगे। तो अब इसको जब काट देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 तरीके 9, यक्स बराबर 9 आ जाएगा। तो कितने दिन में वो लोग काम करेंगे, तो वो लोग 9 दिन में काम करेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपये और साधारण ब्याज 300 है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। अब देखिए यहाँ पे दिया है किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 309 रुपये है और साधारण ब्याज 300 है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग साधारण ब्याज निकाल देंगे। साधारण ब्याज क्या दिया है, 300 बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100। यहाँ पे समय दिया हुआ है 300, ये हो गया बराबर PR, समय जो है वो 2 वर्ष है बटे के 100। 2 से इसको काट देंगे तो 2 5 10, ये 50 हो जाएगा। अब 50 का मल्टीप्लाई इसमें जाके कर देंगे 300 में, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, ये 0 1 और ये 15,000 हो जाएगा हमारा, 15,000 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जब इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं तो अब हम जानते हैं कितनी राशि की 2 वर्ष में, पे हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बराबर, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बराबर फार्मूला होता है डिफरेंस, D इक्वल टू फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर, P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें अब देखिए P हमको पता चल चुका है। पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है ये लिखेंगे, तो 309 रुपये है, साधारण ब्याज 300 है और P इसका जो है P आया है ये मूलधन P और R, ये जो वैल्यू आई है 1500, ये P और R की वैल्यू है। तो यहाँ पे P और R है तो हम लिख देंगे, ये हो गया हमारा 15,000 है इंटू R अपॉन 100 हो जाएगा, R अपॉन 100। अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 बराबर, इसको काट देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा। अब ये 9 हो गया। अब यहाँ से -9 करने पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा, अब यहाँ पे इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी के 10, यहाँ पे 3R अपॉन 2 हो जाएगा। हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 गुणे इसको 95 करेंगे तो 2 बटे के 3 हो जाएगा बराबर R। अब इसको काटेंगे तो 3 3 9, यानी 3 दूनी 6% आ जाएगा। R की वैल्यू 6% आ जाएगी हमारी।
आर की वार्षिक ब्याज की दर से, आर की वैल्यू 6%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। यदि राम अपने बचत खाते में 2000 रुपये जमा करता है जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 20% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, एक वर्ष बाद उसके खाते में कितनी रकम होगी? ये अर्धवार्षिक जो है उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो पहले तो दर को फिर हम जो है 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये अर्धवार्षिक है, यानी 6 महीने पे, तो साल भर में 2 ही बार 6 महीने आता है। तो ये 20/2 हो जाएगा, तो यानी पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब बस इसको चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले पे लिख के सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा ये स्पेस के लिए हम इसे इरेज करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P × 1 + R/100 के पावर समय n क्या होता है? टाइम होता है। तो उसने कितना जमा किया है? तो उसने 2000 रुपये जमा किए हैं, मूलधन हो गया। 1 + R बराबर कितना है? 10/100 और समय जो है 2 वर्ष। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 10 का जब 1 से 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2000 × 11/10 गुणे 11/10। 1 0 2 0 कट जाएगा। अब 11 ग्राम में 121 और गुणे 20 हो जाएगा। अब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2 और ये 0, यानी 24 और 20 रुपये आएगा उसके खाते में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2420 रुपये उसके खाते में रहेगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, 25 छात्रों की औसत आयु 36 वर्ष है, बाकी छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। पहले टोटल 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष दी है, तो हम उनकी वर्जिनल आयु निकालते हैं कि कितनी है, सभी बच्चों की आयु कितनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? जितना औसत है, औसत में बच्चों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूनी 4 × 12, यानी उनकी आयु जो है ये आ गई, सारे बच्चों की आयु, कुल आयु आ गई। अब इसमें से जो है 25 छात्रों की औसत आयु 36 है, तो 25 छात्रों की औसत आयु को माइनस कर देते हैं। तो 25 गुणे 36। अब पहले इनकी जो है पूरी वास्तविक आयु निकालेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 × 6 = 150, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 15 हासिल होगा। तो 25 × 75, 75 और 15 जोड़ तो 90 आ जाएगा हमारा। तो ये 900 हो गया। यानी टोटल आयु में से अब ये 900 आयु जो है 36 बच्चों की आयु जब घटा देंगे तो बाकी 25 बच्चों की आयु जो है घटा देंगे तो बाकी बच्चों की आयु पता चल जाएगी। तो ये 1200 माइनस 900, तो आ जाएगा कितना? 0 0। अब 12 में से 9 गया तो 3 आ गया। 40 टोटल 40 बच्चे थे, 40 बच्चों में से 25 बच्चों की औसत आयु हमें बता चुका है। तो अब बचे कितने? तो अब बस 15 ही बचे, 15 बच्चे जो है वो बच रहे हैं। बच्चे कितने बच्चे बचे? तो 15 बच्चे बच रहे हैं। तो बस अब 15 बच्चों की औसत आयु पूछ रहा है, तो टोटल 15 बच्चों की आयु जो है 30 वर्ष, 300 वर्ष आई है। अब इनको जब डिवाइड करेंगे तो उनकी औसत आ जाएगी। तो 300/15 जब इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, यानी 20 उनकी औसत आयु आएगी 20। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एथलीट 25 सेकंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है। एथलीट की औसत गति, उसकी औसत गति बतानी है। तो चाल बराबर हम फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इससे चाल पूछ रहा है, दूरी जो है वो 500 मीटर है और समय जो है 25 सेकंड है। तो 25 दूनी 50 और ये 0, एक 0 बच गया, तो मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किमी/घंटे की गति से एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। अब हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की जो गति है, गति देखिए किमी प्रति घंटा में है, तो हम इसको चेंज करेंगे। किमी प्रति घंटा से हम इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे। तो 5/18 से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये होगी इसकी गति।
अब इसके बाद क्या है, खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई यानी दूरी पूछ रहा है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो इसकी चाल गुणे समय, तो इसकी जो गति है, जो चाल है वो 60 गुणे 5/18 आई है, और समय जो है वो 30 सेकेंड है। अब इसको हम काट देते हैं 3 से, 3 दहा में 30, 3 छक 18, फिर इसको 6 से काटते हैं, 6 दहा में 60 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे हो गया 6 दहा में 60। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 10 100 हो जाएंगे, और 100 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। तो रेलगाड़ी की कितनी लंबी है, तो 500 मीटर है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर P से Q की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर Q से P की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 300 किमी प्रति घंटा है तो धारा की गति 5 किमी प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति बतानी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बना लेते हैं शहर P और Q, ये दोनों हमारे शहर हो गए। पहले नाव क्या करती है, इधर जाती है, ठीक है, करते धारा की दिशा में, धारा की यहाँ तथा धारा की दिशा में Q से P, पहले जो है P से Q की ओर जाती है, धारा के विपरीत जाती है। नाव की क्या चाल है, नाव की चाल जो है पहले तो जाती है और उसके बाद फिर वापस नाव आती है। ये हमने बना दिया डायग्राम। अब यहाँ पे देखते हैं नाव की जो चाल है, वो नाव की चाल बराबर 35 किमी, 35 किमी पर आवर है। तो जब वो नाव धारा जो है धारा इसके जस्ट ये विपरीत धारा बह रही है, तो पहले P से Q जाने में उसे बड़ी दिक्कत हुई होगी। और धारा की चाल जो है, धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो 35 में से 5 माइनस करेंगे तो यानी नाव की जाते समय स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रही होगी, लेकिन वापस आते समय यही 35 में 5 जोड़ देंगे तो कितना 40 किलोमीटर हो जाएगी। तो बस अब हम इसको फार्मूले में रख देते हैं कि जब औसत पूछता है तो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये फार्मूला है। अब इसी पे भी इसको पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हम इसको पुट करते हैं तो 2 × 30 × 40 अपॉन 30 + 40, बस अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद B 34.28 किमी पर घंटा। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज ये हो गया हमारा, ठीक। अब ये चतुर्भुज ABCD ये हमारा चतुर्भुज हो गया। इसकी ऊंचाई, ये जो लेंथ है h, इसकी समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से, यानी इसकी जो ब्रेथ है वो इसकी ऊंचाई की दुगुनी है, तो इसकी हाइट h हो गई, ये 2h हो जाएगा। और यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यानी L × B, लेंथ कितना है, लेंथ इसका जो है वो h है और ब्रेथ 2h है, बराबर कितना दिया है लंबाई और चौड़ाई इसका, क्षेत्रफल 392। अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2h² बराबर 392। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो h² बराबर आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 9 18 और 2 6 12, 196। और 196 किसका स्क्वायर होता है, तो h बराबर आ जाएगा 14। 196 14 का स्क्वायर होता है, तो हमसे h पूछा है, h कितना आ जाएगा, 14 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो सबसे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा जितना बड़ा वृत्त है तो अब इस पूरे वृत्त को भरना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ है। आर कितना है, व्यास जो है 28 है, त्रिज्या व्यास की आधा होती है, तो 28 का आधा 14 हो जाएगा, 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 2 बार में हो गया, 2 बार में ये कट गया। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 दूनी 28, 28 गुणे 22, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 616 आ जाएगा। 616 क्या आया है, इसका क्षेत्रफल आया है। तो जब एक वर्ग मतलब एक वर्ग एरिया इसको करने में, समतल करने में 125 रुपये लग रहे हैं, तो 616 करने में कितने लगेंगे, तो 616 गुणे 125। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है 77,000 जो है इसका मान आएगा, 77,000। आगे है, एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किए जाने पर उत्तर 27 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ नहीं हो रहा, यहीं लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बस इसी फार्मूले पे हम रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है कि गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित करने पर, तो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इससे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो विभाजित करने पे 27 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, लेकिन एक आर यहाँ पे बचेगा, ठीक है। अब ये 4 से 4 भी कट जाएगा, अब यहाँ पे बच जाएगा r/3 = 27। अब 3 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो r बराबर आ जाएगा हमारा 81 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, fx = 2x² - 5x + 2 का सही गुणनखंड चुनें। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे 2x² - 5x + 2। अब ये जो x का कोफिशिएंट गुणांक है उससे हम जो है जो 2 है c है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4। अब 4 का गुणनखंड करना है जो कि 5 है, तो 4 और 1 कर देंगे, तो यानी 2x² - 4x - x + 2 हो जाएगा इसका। फिर 2x, यानी यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2x को, तो x - 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं तो x - 2 हो जाएगा। -1 इसलिए कॉमन लिए ताकि ये प्लस माइनस हो जाए। x - 2 हो गया, जब x - 2 दोनों में कॉमन है तो ले लिया। अब यहाँ पे बचा 2x - 1। अब ये 2 गुणनखंड इसके बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए x - 1 जो है a में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त वेन चित्र उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल M, N व L खेलते हैं, जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं। ऐसे छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो अब हम ऐसे छात्र ढूंढेंगे जो 2 गेम खेलते हैं। तो सबसे पहले 3 खेल खेलने वाले कितने छात्र हैं, तो 3 खेल खेलने वाले जो है 6 छात्र हैं। ये जो है ये तीनों खेल रहे हैं। और 2 खेलने वाले कितने हैं, 2 खेलने वाले देखिए 8 हो गए, 7 हो गए और 9 हो गए। ये 8 भी है जो दोनों गोले में है, ये 7 भी दोनों में है, ये 9 भी है। तो 8, 7, 9 इन दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद 6 को भी जोड़ देंगे। इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि जो 3 गेम खेल रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं 2 गेम खेल ही रहे हैं ना, तो इसलिए न्यूनतम
बच्चों की संख्या जो हो जाएगी इन लोगों को जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 30। इन लोगों की संख्या 30 हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 1/√5 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा बताओ। पहले तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे दिया है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/√5। तो कॉट स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, कॉट थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉट थीटा √5 का होगा, tan का जस्ट अपोजिट, तो कॉट थीटा √5 हो जाएगा। तो बस अब कॉट थीटा का वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यानी √5 हो जाएगा। √5 इंटू √5 बराबर 5 हो जाता है, -5 हो गया। अब 5 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सॉरी, ये 1 प्लस होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 आएगा। हमारा आंसर 6 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डाटा सेट विचरण प्रसरण 324 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन बराबर, ये इसका फार्मूला होता है, मानक विचलन बराबर अंडर विचरण। अब बस अंडर रूट में 324 को रखेंगे तो 324 किसका वर्ग होता है, तो 324 18 का वर्ग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित हैं। जैसे विद्यालय, विद्यार्थी। विद्यालय में कौन आता है, विद्यालय में पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं। अस्पताल में रोगी, होटल में प्रधान रसोई, न्यायालय में न्यायाधीश, महाविद्यालय में शिक्षक। तो अस्पताल में रोगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ पे पहली संख्या 2.5 है, उसके बाद 0.0025 है, 3.6 है। तो पॉइंट अभी हमने यहाँ पे देखा कि पॉइंट जो है वो एक अंक के बाद लगा है, लेकिन अभी यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लग रहा है। तो अब हम ऑप्शन में 3 अंक के बाद पॉइंट देखेंगे तो देखिए 1 2, यहाँ पे तो 2 है तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखते हैं 1 2 3 4, ये 4 अंक के बाद हो गया। तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 के बाद लगा, यानी हमारा ऑप्शन बी ही जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि AU बराबर 21 है और EGG बराबर 245 है तो आप BAKE को किस प्रकार कोडबद्ध करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम ए का जो होता है, ए कितने नंबर पे होता है, तो A 1 पे होता है और U जो होता है वो 21 पे होता है, U 21 पे। तो 1 गुणे 21 बराबर 21 ही आया है। उसी प्रकार EGG है तो E 5 नंबर पे होता है, G 7 पे होता है और ये 7 पे, 7 7 49 और 49 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 आएगा। तो उसी प्रकार BAKE को करेंगे तो B जो होता है वो 2 पे होता है, A कितने पे होता है, 1 पे होता है, K क्या है 11 पे है और E कितने पे है, 5 पे है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, 2 5 10 और 10 ग्राम में 110, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में दिस को UIJT लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में कार्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं टी के बाद क्या आता है, यू आता है, मतलब जो लिखा है THIS इसमें 1 प्लस करके सब में लिखा हुआ है। देखिए एच के
एच के बाद क्या आता है आई, आई के बाद क्या आता है जे, और एस के बाद क्या आता है टी, यानी 1 प्लस बस करना है। तो सी के बाद डी आएगा, तो डी डी ये तो होगा नहीं, डी के फिर ए के बाद बी आएगा। अब इन दोनों में बी देखते हैं, बी किस में है, बी फिर आर है, आर के बाद एस आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी दिया हुआ है जो गलत है। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन करें। 91, तो ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 नवा सॉरी 9 नवा 81 नहीं, ये तो उसका होता नहीं है। फिर 196 है, 196 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 14 का हो गया। और 169 ये 13 का है, और 126, तो आगे फिर देखते हैं 126 ये भी नहीं है, तो ये स्क्वायर वाला तो हमारा जो है करेक्ट नहीं है। तो इसमें दूसरा रूल अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होगा। जब हम दूसरा रूल अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि 91 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 एकनम 7 और 7 तरीके कई 7, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 196 भी जो है 7 से डिवाइड हो रहा है। 169 ये 169 नहीं, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये देखते हैं, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी ही करेक्ट हो जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड नहीं है, यही असंगत है। अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करो जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। अब हमें वो चुनना है जो रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। जैसे 10 है, 10 में हमने 7 जोड़ दिया तो 17 हो गया। 17 में फिर अब क्या जोड़े कि 26 हो, तो 9 जोड़ दिया तो 26 हो गया। अब देख रहे हैं 7 के बाद 8, उसके बाद 9 आ रहा है तो 9 हो जा रहा है। अब उसके बाद 26 हो गया, तो 26 में अब क्या जोड़े, तो 11 जोड़ देते हैं। तो जब 11 जोड़ेंगे तो 6 1 7, 2 1 3 27 37 हो जा रहा है। अब उसके आगे इसमें फिर अब क्या करें, इसमें अब 13 जोड़ दें, क्योंकि 2 के गैपिंग से 2 जुड़ता जा रहा है। 7 पहले में तो 7 जुड़ा है, 7 के बाद फिर 8, फिर 9 जुड़ा है, 9 के बाद 10 11 जुड़ा है, फिर 13 जुड़ा है। तो जब 13 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 7 8 9 10 0 हो जाएगा, फिर 3 1 4 1 5 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो श्रृंखला को भरने से पहले इसका रूल ये है कि हम इसको गिनते हैं कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। हम इसको 3 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 छक 18, 6 बार 6 लाइन बनेगी, 3 के पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसमें जब रखेंगे तो हमारा ए ई बनेगा, ए बी ए, और उसके बाद फिर बनेगा ए बी बी, यही हमारा श्रृंखला बनती जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 33 गुणे 4/11 कर देंगे तो भाग करने पे 12 आ जाएगा। तो उसी तरह इसे भी करेंगे, 39 गुणे 2/6। जब इसको भाग करते हैं तो 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, 13 आया। उसी तरह 12 आएगा, उसी तरह इसका भी आएगा। इसे भी चेक करते हैं, 10 गुणे 7/5, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 आ गया। अब इसी तरह इसको करते हैं, 9 गुणे x/2 बराबर 18, तो 2 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये 2 से यहाँ पे 36 हो जाएगा, ये 36, और x बराबर 36/9, 9 चौक 36, 4 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा। अगला है, रोहन का मुख पश्चिम की ओर है और वो 40 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर से 80 डिग्री दक्षिणावर्त। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, तो इसको छोड़ देते हैं। इसमें या तो क्वेश्चन सही नहीं है या तो ऑप्शन ही जो है वो गलत दिया हुआ है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपावली विजय की बेटी है सॉरी दीपाली। तो पहले विजय को बनाते हैं, ये हो गया विजय, और ये इसकी बेटी हो गई दीपाली।
दीपाली इसकी बेटी हो गई। जिसका, विजय की बेटी है जिसका विवाह सुनीता से हुआ है, तो सुनीता से किसका विवाह हुआ है? विजय का, तो ये हो गई सुनीता। यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, अब दीपाली की शादी हो जाती है मोहित से, ये मोहित हो गया। दीपाली मोहित की पत्नी है, तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है? बताइए, मोहित जो है वो विजय से किस प्रकार से संबंधित है? तो मोहित विजय का क्या होगा? दामाद होगा, बेटी का पति यानी दामाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समूहों को सर्वोच्चतम ढंग से दर्शाता है। लड़का, लड़की, दूल्हा, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। पानी, नमक, सोडा, पुरुष, शिक्षक, औजार, प्राचार्य, पुरुष, महिला, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऐसे करेक्ट होगा क्योंकि ये हो गए प्राचार्य। प्राचार्य पुरुष भी बन सकता है, प्राचार्य महिला भी बन सकती है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि पुरुष ही सिर्फ बने, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए वेन आरेख में वृत्त व्यापारियों को दर्शाता है। ये व्यापारियों को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज मकान मालिकों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत आयकर दाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी विशिष्ट में व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कितने व्यापारी करदाता हैं लेकिन मकान मालिक नहीं है? अब इसमें हमें बताना है कि कितने व्यापारी हैं जो करदाता हैं, मतलब कर तो देते हैं लेकिन मकान मालिक नहीं हैं। अब देखिए, पहले तो करदाता मकान मालिक नहीं है, तो मकान मालिक को कौन प्रतिनिधित्व करता है? तो त्रिभुज, यानी त्रिभुज में आने वाले हमको किसी भी नंबर को नहीं लेना है। और देखिए, ये हो गए हमारे व्यापारी और ये हो गए आयकर दाता, तो सिर्फ ये 22 ही ऐसा बच रहा है जो कि मतलब करदाता नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हम इसे इरेज कर दें ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो कथन और उनके बाद 4 निष्कर्ष, मतलब कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं और उसमें सही विकल्प जो है वही हमें चयनित करना है। कोई भी हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं है, सभी क्लिनिक घर हैं। पहला है कथन है, कोई भी हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं है, ये हो गया हमारा हॉस्पिटल, और ये हो गया क्लिनिक। तो कोई भी हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं है, ठीक। सभी क्लिनिक घर हैं, जितने भी ये क्लिनिक हैं ये पूरे के पूरे क्लिनिक किस में है? घर में है। तो दे रहा है कुछ घर हॉस्पिटल नहीं हैं, कुछ घर हॉस्पिटल नहीं हैं, सभी घर हॉस्पिटल हैं, सभी घर क्लिनिक हैं, सभी जो घर हैं वो क्लिनिक हैं। नहीं, तो ये भी तो नहीं है, कोई भी घर हॉस्पिटल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए किससे करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इस प्रकार से करेक्ट होगा कि कुछ घर हॉस्पिटल नहीं है, तो ये जो है ये घर है, ये जो दूसरा गोला बना है ये घर का बना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है सभी क्लिनिक घर हैं, ये पूरी क्लिनिक हो गई। लेकिन यहाँ पे दिया है कि जो कोई भी क्लिनिक जो है हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन कहीं ये नहीं दिया है कि कोई भी घर हॉस्पिटल नहीं है, मतलब घर का हॉस्पिटल से संबंध हो सकता है, कोई भी घर का हॉस्पिटल से संबंध हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन उसी प्रकार है। अब आइए तर्क पे देखते हैं कथन क्या है। सभी बर्तन चम्मच हैं, तो ये हो गए बर्तन, सभी जो बर्तन है ये क्या है? ये चम्मच हो गए। सभी कटोरे चम्मच हैं, ये हो गए कटोरे, सभी कटोरे जो है वो क्या हो गए? चम्मच हो गए। अब हमसे निष्कर्ष में दिया है कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कोई भी बर्तन जो है वो कटोरा नहीं है। अच्छा, आगे है कुछ बर्तन कटोरे हैं, कुछ बर्तन जो है वो कटोरे हैं, कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है, कोई भी चम्मच जो है वो बर्तन नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 में देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। केवल निष्कर्ष 1 सही है या 3 सही है?
इसमें देखिए निष्कर्ष जो निकला है, निष्कर्ष निकलता है कि कथन 1 या कथन 2 निकला है। कथन 1 क्या, कोई भी बर्तन कटोरा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बर्तन अलग है, कटोरा अलग है, सही में कोई भी बर्तन कटोरे नहीं है। लेकिन एक निर्देश ये भी निकल सकता है कि इस तरह से भी तो डायग्राम बन सकता है, इसमें कटोरा कहाँ है इसका कोई मतलब कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से ये भी डायग्राम बन सकता है कटोरे का और बर्तन का। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू से लंबा है। अच्छा, पी जो है वो क्यू से लंबा है, क्यू आर से छोटा है। क्यू जो है वो आर से छोटा है, सॉरी क्यू आर से छोटा है, तो आर ऊपर रहेगा, क्यू नीचे रहेगा। एस पी से लंबा है, एस जो है वो पी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। एस पी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। अब बताइए सबसे छोटा कौन है। तो बस अब इसको एक श्रेणी में लगा लेना है कि आर हो गया, एस हो गया, पी हो गया, और पी से छोटा कौन है, पी से छोटा क्यू है, तो सबसे छोटा क्यू हो गया। ऑप्शन जो है इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लोगों को बिठा भी लेते हैं। अब दिया है ए एफ डी और एफ के बीच में ई बैठा है। तो ये हो गया डी और ये हो गया एफ, इन लोगों के बीच में ई बैठ गया है। आगे है ए एफ के दाहिने दूसरे स्थान पे है। ए जो है एफ का दाहिना, ये पहला दाहिना, ये दूसरा दाहिना, यहाँ पे ए हो गया। सी एक कदम दाहिने छोर पे है, एकदम दाहिने छोर पे ये हमारा सी हो गया। सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी के बाएं, तो पहला स्थान दूसरा स्थान, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ ई, यहाँ एफ, ये स्थान खाली है, ए सी। अब बताइए यहाँ पे अब कौन बचा, तो बी बचा। तो सी के दाहिने दूसरे छोर पे कौन रहेगा, बी रहेगा। ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 नवंबर 2018 को शनिवार था तो 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये यहाँ पे दिया है 10 नवंबर 2018 को शनिवार था, तो 10 नवंबर 2017 को एक दिन कम हो जाता है, शुक्रवार होगा। एक एक दिन बढ़ते बढ़ते तब वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, ऐसी तरह तो एक दिन कम आता है, तो शुक्रवार हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कितने जो है महीने बच रहे हैं और कितने दिन बच रहे हैं। तो अगर हम देखें 10 नवंबर से, तो 10 नवंबर में और भी जो महीने बच रहे हैं उसको विषम दिन जो बच रहे हैं उन विषम दिनों को लिख लेते हैं। 15 अगस्त 2017 से 10 नवंबर 2017 तक विषम दिन, जो विषम दिन बच रहे हैं उन्हें लिखते हैं। तो 16 + 31 + 30, मतलब ये वो महीना आएगा तो 30 का रहेगा, ये 31 का हो गया, प्लस 10/7। अब 7 इसलिए क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 हो गया। 87/7 आएगा कितना, तो शेषफल इसको जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। 3 क्या है, 3 जो शेषफल बचता है 3। अब आ गया विषम दिन, जब 3 विषम दिन आ गया तो अब जो 15 अगस्त 2017 को जो दिन था उसमें से 3 को माइनस कर देंगे। तो उस दिन क्या हमारा दिन पड़ा था, उस दिन शुक्रवार पड़ा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 15 अगस्त 2017 को मंगलवार पड़ेगा। मंगलवार कैसे पड़ेगा, क्योंकि 3 एक इसका जो होता है एक टेबल बना होता है विषम संख्याओं का, उसी के अनुसार जो है संख्या आने पे हम दिन बताते हैं। तो कैलेंडर से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको बाद में देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका जो है हो जाएगा मंगलवार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, किसी कूट भाषा में डिनर को
5, 10, 15, 6, 19 लिखा है, उसी कूट भाषा में स्नैक्स को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए डिनर है तो डी 4 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे 5 है यानी 1 प्लस है। आई आता है कितने 9 नंबर पे, यहाँ पे 10 है। एन होता है 14 पे यहाँ, लेकिन है 15 पे। ई होता है 5 पे, यहाँ पे है 6 पे। मतलब सब में 1 प्लस करके लिखना है। तो एस, एस कितने नंबर पे आता है, एस हमारा होता है 19, नहीं एस 19 पे होता है, तो इसमें 1 प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद देखिए एन, एन होता है 14 पे, यहाँ पे 15 हो गया। 15, 20, 15 किसी में नहीं है, तो बस हमारा ऑप्शन यही ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करिए। अब इसमें बताना है सही कौन सा होगा, तो सही हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा ए करेक्ट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं इधर से ऐसे लाइन बनी हुई है, ये डब्बा है। एक त्रिभुज का आधा हिस्सा इस साइड है, तो त्रिभुज का आधा हिस्सा इस साइड रहेगा। उसी तरह आधा इधर है तो आधा इधर इस साइड भी रहेगा त्रिभुज का। उसके बाद एक हाफ जो है वर्ग बना है, तो ये हाफ वर्ग हो गया। हाफ वर्ग होने के बाद जो है अंदर भी एक वर्ग बना है, जो कि इनके लाइनों पे मैच कर रहा है, इस तरह से हो गया। और बीच में यहाँ पे एक त्रिभुज बना है। तो देखिए एकदम सेम डायग्राम है। और त्रिभुज, इस खासियत मेन इसी त्रिभुज की है कि देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों सेंटर की तरफ कोने जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है इस त्रिभुज में। तो ये जिसमें ये कोने जैसा है, ये देखिए ये भी है, और ये तो एकदम नहीं है, ये भी नहीं है, ये ही दोनों हैं। लेकिन देखिए ये एकदम एग्जैक्ट इसी के जैसे इसके सेंटर पे ये चीज़ जा रही है, इसकी भी तो है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो है कोना इसका, ये चीज़ अलग है। तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज ज्ञात करने के लिए इसका सीधा सा एक फार्मूला होता है, 1, 2, 3, 4 एक और यहाँ पे 1, 2, 3, यानी 1 + 2 + 3 + 4 कितनी बार आए हैं, तो 1, 2, 3 बार। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब जो आएगा वही हमारा वैल्यू हो जाएगा, तो 30 आएगा। 30 त्रिभुज हैं इसमें। आगे है निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कितने लाइनें आते हैं। आइए आकृति को बनाते हैं। हमें सीधी लाइनें बतानी है, ये नहीं बतानी कि कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 होगी, 5। और इधर भी 6, 7, 8 और एक ये बीच में 9 लाइन होगी। अब देखिए ये हमारी हो गई 10, ये वाली हो गई, यहाँ पे इसको टच हो, हाँ ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये 11 हो गई। उसके बाद इसी तरह इधर भी करेंगे, ये हो गई हमारी 12। अभी ये बचा है 13। लाइनों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का प्रतिबिंब है। तो ये ऑप्शन सी जो है हो जाएगा प्रतिबिंब। मतलब इसको आप जब मिरर के सामने लिखेंगे तो इसका जो लेफ्ट है इस राइट में चला जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट में चला जाएगा, लेटर जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स फलक वाले के सामने होगा। अब इसको बताना है, तो इसमें कौन सा एक्स फलक के सामने होगा, तो ऑप्शन डी होगा। कैसे डी होगा आप देखते हैं। तो हम पहले एक्स फलक किस में है वो चीज़ ले लेते हैं। तो देखिए एक्स यहाँ पे है, अब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं, एस से शुरू करते हैं। यहाँ पे एस है तो इसको एस से शुरू करते हैं।
यानी हम सिंबल बना लेंगे एस हैज़ ओ, और यहाँ पे बनाएंगे तो एस एंड, और उसके बाद ये वाला सिंबल हो जाएगा। तो अब देखिए ये इसके अपोजिट साइड में रहेगा, ये इसके अपोजिट या सामने वाले फलक में रहेगा, लेकिन एस के सामने अब जो सिंबल नहीं है वही रहेगा। तो ये वाला सिंबल नहीं रहेगा, जो कि ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक अक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसे बचपन, वयस्कता, शैशव, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो सबसे पहले बच्चा शैशवावस्था में आता है। शैशवावस्था यानी कि जन्म होता है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चे को शैशवावस्था में बोलते हैं। चलिए, तो शैशवावस्था यानी तीन कौन सा हो गया, ये तो ये तो ऐसे ही दोनों गलत हो गए। 3 हो गया शैशवावस्था। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद बचपन आता है, 1 यानी 1 हो जाएगा हमारा फिर उसके बाद, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो कि दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है। इसमें GU गाइड, देखिए गाइड ही नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें यू है लेकिन इस दिए हुए लेटर में कहीं भी यू नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अब आपसे हम मिलेंगे अपने अगले इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।